हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जनवरी 2023 के करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है, जिसमें अभी तक हमने इसके पहले लेक्चर को कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें सर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा हुआ है। इसका पहला टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में। इसको कवर अप किया हुआ है इसके पहले लेक्चर में। आज का हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, जिसमें दिए गए हैं भारत और ग्लोबल साउथ से संबंध में, भारत और मिस्र के संदर्भ में, भारत और यूरेशिया के संदर्भ में, भारत चीन व्यापार संबंध, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से व्यापारिक संबंध, लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवास और भारत और यूएन पीस कीपिंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था और इसके संदर्भ में क्या क्या सुर्खियाँ रहीं, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड टॉपिक रहे, क्या क्या जो ग्लोबल स्तर पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस देश का किस तरीके का संबंध रहा, इन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं और पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। चलिए तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या सेकंड लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आता है पहला टॉपिक भारत और ग्लोबल साउथ के बारे में। भारत और ग्लोबल साउथ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल साउथ होता क्या है, ग्लोबल साउथ का आशय क्या है, इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कि ग्लोबल साउथ उन देशों से जो अपेक्षाकृत वंचित होते हैं। ग्लोबल साउथ का जो मतलब है वह उन देशों से होता है जो हमेशा वंचित रहते हैं। इन देशों का संयुक्त राष्ट्र परिषद और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यह इसके संदर्भ में है। तो ग्लोबल साउथ क्या है, यह उन देशों का होता है जो अपेक्षाकृत वंचित रहते हैं और इन देशों का संयुक्त राष्ट्र परिषद और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है। यह ग्लोबल साउथ से इससे संबंधित है। ग्लोबल साउथ का इम्पोर्टेंस किन किन क्षेत्रों में होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, गरीबी और असमानता, प्राकृतिक संसाधन और दक्षिण दक्षिण सहयोग से संदर्भ में इसमें रहता है। चलिए तो पढ़ते हैं कि इसमें ग्लोबल साउथ जो सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हाल ही में भारत में विशेष वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो भारत ने किसकी मेजबानी की है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि इसमें भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता इन्हीं उन देशों के विचारों और आकांक्षाओं की साझा करने का अवसर प्रदान करती है जिनका G20 में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता उन देशों के विचारों और आकांक्षाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करती है जिनका प्रतिनिधित्व G20 में नहीं हुआ है। G20 की अध्यक्षता को न केवल G20 भागीदारों के साथ बल्कि ग्लोबल साउथ के साथ भी परामर्श करके आकार दिया जाएगा। इसने भारत में वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को प्रतिबिंबित किया है, इसके संदर्भ में ये कहा गया है। इसमें कुल 120 देशों में भाग लिया, जिसमें विश्व को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया, पहचान, सम्मान और सुधार के लिए एक वैश्विक एजेंडे का आह्वान किया गया था। तो ये इसके संदर्भ में। फिर आता है ग्लोबल साउथ से संबंध में चुनौतियां क्या क्या रहीं। तो कोई भी मुद्दा जब शुरू होता है या फिर कोई समिट स्टार्ट होता है तो उसके हर तरीके के पॉइंट होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होती है, कुछ क्या इम्पोर्टेंस रहता है वो भी रहता है और कुछ चैलेंजेस रहते हैं, जिसमें चैलेंजेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि उस टाइम पे क्या फेस करना पड़ रहा है और क्या परिस्थितियाँ रही हैं। तो इसके अंतर्गत जो अगर चैलेंजेज हैं, इसमें पहली चैलेंजेज आती है ग्लोबल साउथ को एकजुट करने की। ग्लोबल साउथ को एकजुट करने के संदर्भ में कि विकासशील देशों के बीच गहरे आर्थिक भेदभाव और तीव्र राजनीतिक विभाजन के कारण ग्लोबल साउथ के अनुवादित सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल है। यह एक सुसंगत समूह नहीं होता और इसमें कोई साझा एजेंडा भी नहीं है। इसके बाद जो घरेलू मुद्दे के संदर्भ में क्या चुनौतियाँ रहीं, इसके संदर्भ में कि भारत प्रभावशाली समग्र सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती आर्थिक औद्योगिक तकनीकी क्षमताओं के बावजूद स्वयं कई विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है, साथ ही बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। तो यह घरेलू संदर्भ में है। इसके पहले क्या अनुभव किए गए, इसमें नेम जो और G77 जैसे विकासशील देशों में आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे। इसके पहले कौन कौन से संगठन रहे, जैसे नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन रहा और G77 जो विकासशील देशों के संदर्भ में आवाज़ उठाने के लिए हुए थे, उसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा। फिर आता है कि सबसे पहले कि ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन मतलब शिखर सम्मेलन में शुरू की गई पहले कौन कौन सी रहीं। पहलों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस सम्मेलन से संदर्भ में कौन कौन सी पहलें हैं। पहला पहल तो आता है कि आरोग्य मैत्री।
आरोग्य मैत्री क्या है? यह भारत प्राकृतिक आपदाओं का मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना है। यह विकासशील देशों के संदर्भ में। फिर दूसरा आता है ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस के संदर्भ में। इसके संदर्भ में किसी भी देश के विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा। इससे ग्लोबल साउथ और अन्य देशों में भी बढ़ाया जाएगा और लागू किया जाएगा। फिर तीसरा आता है ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत में भारत या अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा। फिर आता है ग्लोबल साउथ एंड यंग डिप्लोमेटिक फोरम, या विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ेगा। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स, इसके जरिए विकासशील देशों के विद्यार्थियों में भारत के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह इसके संदर्भ में। इसके संदर्भ में पहले कौन कौन सी? आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेटिक फोरम और ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स इसके अंतर्गत है। अब आता है विश्व को फिर से सक्रिय करने के लिए प्रक्रिया, पहचान और सम्मान सुधार के लिए वैश्विक एजेंडा बनाया गया। इसके अंतर्गत वैश्विक एजेंडा में पहला एजेंडा क्या रहा है कि एक समावेशी और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करके ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता के प्रति अनुक्रिया करना। दूसरा, यह स्वीकार करना कि सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत सभी वैश्विक चुनौतियों पर लागू होता है। तीसरा एजेंडा है कि यह सभी देशों की संप्रभुता, कानून के शासन और मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का सम्मान करेगा। और चौथा आता है कि संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अधिक प्रासंगिक बनाने में उनमें सुधार करना होता है। अब इसके संदर्भ में अब ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ने के लिए शुरू की गई पहले जो वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी रही हैं, जिसमें इसमें बताया गया है कि ये प्रभावी नहीं रहे। तो इसके संदर्भ में कौन कौन सी पहले आती हैं? जैसे पहली आती है नेम क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। यह एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और विश्व के अन्य देशों में संबंधित मुख्य रूप से तीसरी दुनिया के देशों का एक समूह है। इसकी औपचारिक रूप से स्थापना 1961 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन, समान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि से होता है। इसी तरह आता है समूह G77, मतलब G77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। इसमें यह दक्षिण देशों को अपने सामूहिक इस आर्थिक हितों को व्यक्त करने और बढ़ावा देने के साधन प्रदान करता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर अपनी संयुक्त वार्ता करने की क्षमता को बढ़ाने और विकास के साथ दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साधन उपलब्ध करवाता है। यह इसके संदर्भ में भारत में के अंतर्गत इसमें क्या क्या एजेंडा रही है, क्या क्या इसकी पहले रही हैं। इसमें वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम, दूसरी आती है मानवीय सहायता आपदा राहत और तीसरी आती है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम भारत में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीन की आपूर्ति की है। दूसरा आता है मानवीय सहायता और आपदा राहत के संदर्भ में भारत अन्य विकासशील देशों को HADR सहायता प्रदान करेगा। और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 1964 के तहत यह गरीब विकासशील देशों को विकास की अलग अलग परियोजनाओं के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जिन पर सहमति आवश्यक होती है। अब आता है वित्त के क्षेत्र में पश्चिमी आधिपत्य। वित्त के क्षेत्र में पश्चिमी आधिपत्य के संदर्भ में क्या है और गैर समावेशी है। जैसे वित्त के क्षेत्र में है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकासात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से अधिक मजबूत नहीं है। पश्चिमी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस आदि वित्तीय संकट का लाभ उठाते हैं। गैर समावेशी के अंतर्गत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में चीन, पाकिस्तान आदि देशों में आमंत्रित नहीं किया गया था और इसमें ग्लोबल साउथ में दरार दिखाई दे रही है। इसके संदर्भ में भारत और ग्लोबल साउथ के संदर्भ में क्या है? भारत और ग्लोबल साउथ में तब 1980 में ब्रॉन्ट लाइन यह दिखाने के लिए तरीके से विकसित की गई थी कि कैसे दुनिया भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत संबद्ध और गरीब देशों में विभाजित है। जैसे यहाँ जो उत्तर में है समृद्ध देश और दक्षिण में गरीब देशों को इसमें ब्रॉन्ट लाइन के थ्रू दिखाया गया था। ग्लोबल साउथ का आशय उन देशों से होता है जो अपेक्षाकृत वंचित होते हैं और इन देशों का संयुक्त राष्ट्र परिषद या सुरक्षा परिषद और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके संदर्भ में अब आता है ग्लोबल साउथ के महत्व को, जैसे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ऊर्जा, गरीबी असमानता, प्राकृतिक संसाधन और दक्षिण दक्षिण सहयोग के संदर्भ में। इसके संदर्भ में कुछ मुद्दे हैं भारत और ग्लोबल साउथ के बीच में, जैसे औपचारिक अतीत के बारे में। दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक मुद्दे, तीसरा आता है अन्य प्रतिनिधित्व और चौथा आता है प्रवासी। इसके संदर्भ में सामान्य संबंध है। फिर आता है ग्लोबल साउथ के प्रति भारत का दृष्टिकोण में प्रगति में सलाहकार और परिणाम उन्मुख, जन केंद्रित, मांग से संचालित तो समान व्यवहार के संदर्भ में।
अब ग्लोबल साउथ के साथ संपर्क बढ़ाना आवश्यक है, तो इसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट रहेंगे। पहला कि इसमें सहयोग की होना चाहिए। सहयोग, ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए नियमित अवधियों पर शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए। दूसरा, आपसी विश्वास होना चाहिए। तीसरा, विकास परियोजनाएं होनी चाहिए। और चौथा, हितों को बढ़ावा देना चाहिए। हितों को बढ़ावा देना, इसके संदर्भ में जैसे निष्कर्ष के तौर पर कहा गया है कि 2023 में भारत का लक्ष्य ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना है और यह घोषित करना है कि उनकी आवाज़ भारत की आवाज़ है और उनकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं। विश्वगुरु के रूप में उभरने के लिए भारत के लिए अन्य विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है तथा ग्लोबल साउथ के साथ घनिष्ठ सहयोग और भारत में नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में मदद करेगा। यह इसके संदर्भ में। ग्लोबल साउथ से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है। जैसे पहली शब्दावली में आता है दक्षिण उत्तर। उत्तर दक्षिण की बहस विकसित और विकासशील और अल्प से विकसित दक्षिण के बीच एक शीत युद्ध के समान है। इसमें ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे के उनका अलग अलग दृष्टिकोण है, जिसमें UNFCCC और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उत्तर और दक्षिण के बीच बहस देखी जाती है। इसी प्रकार WTO में सब्सिडी आदि के मुद्दे पर उत्तर दक्षिण की बहस देखी जा सकती है, या इसके संदर्भ में। दूसरी आती है दक्षिण दक्षिण सहयोग और तीसरी आती है त्रिकोणीय सहयोग के बारे में। त्रिकोणीय सहयोग है दो या दो से अधिक विकासशील देशों के बीच दक्षिण संचालित साझेदारी शामिल होता है और इसमें विकास सहयोग कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करना और विकसित करना और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा समर्थन करने की आवश्यकता होती है और इसमें उत्तर और दक्षिण को जोड़ने में भूमिका निभा सकते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब आता है संबंधित सुर्खियाँ, जैसे भोपाल घोषणा पत्र। भोपाल घोषणा पत्र के बारे में यह रहा है कि इसे थिंक टैंक 20 या T20 बैठक की बाद जारी किया गया और यह G20 का आधिकारिक संलग्नता समूह है। यह दुनिया भर में प्रमुख थिंक टैंक और अनुसंधान केंद्रों को साथ लाता है। भोपाल घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसके अंतर्गत आता है कि इसमें सभी हितधारकों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए समावेशी विकास देखभाल पर अधिक ध्यान देने की अपील की गई है। दूसरा, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल को प्रोत्साहित करने के बात कही गई है। उत्तर से दक्षिण के बीच विद्यमान अंतराल को समाप्त करने की अपील की गई है और आयुषी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है। इसके संदर्भ में, यह भोपाल घोषणा पत्र के संदर्भ में। अब दूसरा देश आता है भारत और इजिप्ट के बारे में। भारत और इजिप्ट के बारे में सबसे पहले हम इसकी भारत और मिस्र की हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इसका क्या संक्षिप्त एक रूप में एक इतिहास के बारे में देखते हैं कि इसका किस तरीके से भारत और इजिप्ट में संबंध रहा है। सबसे पहले तो भारत और मिस्र के लोगों के बीच आपसी सहयोग के लिए एक लंबा इतिहास रहा है। इसमें सभ्यतागत संबंधों को साझा करते हैं, जिसके अंतर्गत 1947 में सबसे पहले राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंधों की शुरुआत संयुक्त घोषणा की गई। 1955 में भारत और मिस्र ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और 1961 में भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। कब की गई? 1961 में। 1978 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते किया गया। 1988 में ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस के तहत मिस्र के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता किया गया और 1980 से 2013 तक भारत से प्रधानमंत्री की 4 यात्राएं मिस्र के राष्ट्रपति 1982, 1983, 2008 और 2013 में भारत आए और 2014 और 2022 के संदर्भ में एक नई युग के लिए एक नई साझेदारी, राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव और दोनों संबंधों में लोगों के बीच आपसी प्रबंध को देखा गया और 2023 के संदर्भ में इसमें राजनयिक संबंधों की शुरुआत 75 वर्ष पूरे होने पर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप पर मिस्र के राष्ट्रपति के भारत पर आए और दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। तो ये इसके संदर्भ में है। इसमें लेटेस्ट क्या है 2023 की, इसमें राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष होने पर 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए, जो एक रणनीतिक साझेदारी के तहत इसकी घोषणा की गई। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सुर्खियों में क्यों रहा है भारत और इजिप्ट, जिसका इतिहास को हमने देखा हुआ है। यह इसका एक जोग्राफिकल एरिया है, जैसे कहाँ इजिप्ट यहाँ पर है, जहाँ पे ये देश यहाँ पर इजिप्ट है, फिर यहाँ पर इस मेडिटेरियन सी है, यहाँ जो रेड सी है, नील रिवर दिखाया गया है, कायरो, सभी को इस तरीके से दिखाया गया है। इसका ये इसका भौगोलिकल मैप है। अब देखते हैं सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में 24 से 26 जनवरी 2023 को भारत की यात्रा पर थे मिस्र के राष्ट्रपति और वह नई दिल्ली में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल हुए। इसमें हालिया विकास के संदर्भ में कुछ संबंध है, जैसे रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने के लिए सहमत हुए।
फिर आता है भारत और मिस्र के संबंध में 75 वर्ष पूरे होने पर दोनों पक्षों के बीच एक स्मारक डाक टिकटों का आदान प्रदान किया गया। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने मिस्र को 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है तथा भारत के लिए मिस्र का इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें भू राजनीतिक इम्पोर्टेंस भी है, भू रणनीतिक भी है, आर्थिक भी है, ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी है, रक्षा क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के संदर्भ में भी है, आतंकवाद के संदर्भ में, इन सभी के संदर्भ में इसका इम्पोर्टेंस है। इससे जुड़ी चुनौतियों में आती है जैसे आर्थिक संकट, चीन की उपस्थिति का, मानवाधिकारों का उल्लंघन, रणनीतिक राजनीतिक गतिशीलता के संदर्भ में। इसके संदर्भ में क्या क्या सुझाव दिए गए, जैसे नेम का उपयोग करना, नेम को जैसे भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लाभ उठाते हुए ताकि दोनों देश एक साथ आधार मिल सके और UNSC और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुधारों पर प्रबल मांग की जा सके, समान विचारधाराओं वाले देशों के साथ सहयोग और भारत अफ्रीका मंच का उपयोग और लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना, इसके संदर्भ में इसके इम्पोर्टेंट सुझाव रहे हैं। अब पढ़ते हैं भारत और यूरेशिया के बारे में। यूरेशिया के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि यूरेशिया क्या है। यूरेशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीपीय क्षेत्र होता है और यह यूरोप, मध्य पूर्व एशिया के 93 देश शामिल है और यूरेशियाई क्षेत्र में 5 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। यह यूरेशिया के बारे में। हाल ही में सुर्खियों में क्यों? हाल ही में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, कौन कौन से? जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में यह संकेत मिलता है कि यूरोपीय और एशियाई देशों के बीच बेहतर संबंधों पर बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय देशों पर बल दिया जा रहा है। यूरेशिया की भौगोलिक स्थिति की प्रमुख विशेषताओं में देखते हैं तो पहले नंबर पर आती है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें यूरोप, मध्य पूर्व एशिया के 93 देश शामिल हैं। यहाँ पर 5 अरब से अरब लोग रहते हैं और इसे भूवैज्ञानिक रूप से यूरेशियन टेक्टोनिक द्वारा दर्शाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूरेशिया को इसके गठन के बारे में सहमति आधारित औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ की कमी के संदर्भ को दर्शाता है। अब इसमें आता है कि यूरेशिया क्षेत्र भौगोलिक रूप से यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में फैली हुई बड़ी प्लेट्स में से एक है। हालांकि इस क्षेत्र में कौन से भाग शामिल हैं, इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझ पर सहमति का अभाव है। संसाधनों के बारे में, यूरेशिया में प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध भंडार है, जिसमें बड़े क्षेत्रों में से पहला आता है कि प्रमाणिक वैश्विक प्राकृतिक गैस में 31% यहीं पर मौजूद है। कच्चे तेल के भंडार 17% है, लोह अयस्क का 23%, सोने का 14% और तांबे का 7% भंडार इसी क्षेत्र में है। जैसे 31% प्राकृतिक भंडार क्षेत्र में, 17% तेल भंडार में, 23% लोह अयस्क में, 14% स्वर्ण में और 7% तांबे में। यह यूरेशिया में मुख्य संसाधनों का महत्व है। वर्तमान में वैश्विक व्यवस्था में यूरेशिया का क्या महत्व है? जैसे चीन की आक्रामकता के संदर्भ में कि BRI जैसी परियोजनाओं के साथ चीन एक महान शक्ति का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार यूरेशियाई क्षेत्र के भीतर चीन की सक्रियता काफ़ी बड़ी है। बदलते भूसामरिक गठबंधन जो चीन और अमेरिका बीच बढ़ते द्वेष को चीन रूस संबंधों को मजबूत हुए हैं, जैसा कि 2022 में मैरीटाइम कॉरपोरेशन से स्पष्ट हुआ। उदाहरण के तौर पर कि चीन और रूस ने 2015 में ग्रेट यूनियन पार्टनरशिप घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य BRI और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के आपस में जोड़ना होता है। फिर आता है क्षेत्रीय गठबंधन के बारे में क्या संदर्भ है। फिर आता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रतिसंतुलन विकल्प के तौर पर इसको देखा गया। अब इसके यूरेशिया क्षेत्र में भारत की कौन कौन सी चुनौतियां रहीं, उनके संदर्भ में पढ़ते हैं कि पहला कि ये परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाला विलंब है। INSTC से जुड़ी अधिकांश परियोजनाएं जैसे चाबहार बंदरगाह, अशगाबाद समझौता, परिवहन गलियारे को विश्व बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक जैसे प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषण प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि अजरबैजान और KTI यानी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान रेलवे कॉरिडोर इसके अपवाद के रूप में है। प्रतिबंधों के बीच चीन के आगे का आना, जैसे रूस चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में भारत के समक्ष एक चुनौती पेश की है। इसके निम्नलिखित कारण है। इसमें BRI पहल के माध्यम से चीन ने यूरेशियाई क्षेत्रों में बढ़ती उपस्थिति तथा यूक्रेन संकट के कारण विशेष रूप से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद चीन और रूस के मध्य बढ़ती घनिष्ठता के संदर्भ में। फिर आता है भारत के समक्ष व्याप्त ये चुनौतियां निम्नलिखित हैं, जिसमें ईरान और रूस में पश्चिमी देशों के प्रतिबंध इस क्षेत्र में चीन के प्रभावी होने पर मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें चाबहार बंदरगाह में भारतीय निवेश की गति को भी धीमा किया है। अब आता है
इसमें क्षेत्रीय अशांति और इसमें कूटनीतिक चुनौतियां रहीं। कूटनीतिक चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौती रहीं? इसके अंतर्गत पश्चिमी तथा पूर्व के मध्य संतुलन स्थापित करने के प्रयास में भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती पेश की है और यूरोप के बढ़ते भू राजनीतिक महत्व के साथ यह चुनौती भारत के लिए कठिन हो सकती है। भारत के लिए आगे की राह के संदर्भ में एक तो मुक्त व्यापार समझौता है जो भारत और यूरेशिया में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा मुक्त व्यापार समझौता में तेजी लानी चाहिए तथा यूरोपीय क्षेत्र की मानव और आर्थिक पूंजी को देखते हुए भारत तथा ईयू के बीच लंबे समय से एफटीए का जल्दी पूरा होना भी भारत के लिए सर्वोत्तम हित में है। फिर आता है भारत और यूरोपीय संघ का जोड़ना क्षेत्रीय मंच तथा कनेक्टिविटी में सुधार के संदर्भ में है, जिसमें यूरोशियन क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने तथा संबंधों को आगे बढ़ाने और INSTC जैसे फास्ट ट्रैक परियोजनाओं को लागू करने की आवश्यकता और भारत को सुदूर पूर्व और यहाँ तक कि जापान से भी जोड़ने के लिए रूस के ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर तथा नॉर्थ ईस्ट पैसेज में शामिल होने का प्रयास चाहिए। ईरान और अरब के साथ सहयोग ईरान की अवस्थिति में इसमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के मध्य महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही अरब का धार्मिक प्रभाव भी इस क्षेत्र में एक अहम कारक है। इन देशों के साथ भारत की साझेदारी पाकिस्तान के साथ तुर्की गठजोड़ को प्रतिसंतुलित करती है। यह इसके संदर्भ में है। अब आते हैं भारत और चीन व्यापार संदर्भ के बारे में। व्यापार के सुर्खियों में क्यों रहा? चीन के साथ भारत का व्यापार घटा $100 बिलियन के पार पहुंच गया है। यह भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके संदर्भ में ये इसका अवलोकन देखते हैं कि इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध 2022 में $135.98 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे और भारत का आयात $118.5 बिलियन का था। फिर आता है चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारों में से एक है और इस संदर्भ में इसकी स्थिति आम तौर पर पहले और दूसरे स्थान पर रही है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है। फिर इसके बढ़ते व्यापार स्तर के हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक आता है बढ़ता आयात। बढ़ता आयात में हाल के वर्षों में चीन से आयात में वृद्धि हुई है तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जैसे कई तैयार और मध्यवर्ती उत्पादों के लिए भारत चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। फिर आता है कम मूल्य पर का निर्यात। जैसे भारत द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में मुख्य रूप से लोह अयस्क जैसे प्राथमिक उत्पाद शामिल है। चीन के तैयार उत्पाद की तुलना में इनका मौद्रिक मूल्य बहुत कम है। इसके अलावा भारत के पास निर्यात के लिए वस्तुओं की एक संकीर्ण बास्केट का निर्माण किया गया। फिर आता है बाजार तक पहुंच होना, उत्पादों की डंपिंग। चीन की विनिमय दर नीति और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक रहा है। इसमें भारत और चीन के बीच प्रमुख निर्यात और आयात कौन कौन से क्षेत्र में किए गए हैं? जैसे वर्ष 2023 के अप्रैल दिसंबर में वित्त वर्ष में देखते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, जैविक रसायन उत्पाद, समुद्री उत्पाद, परमाणु उत्पाद, नमक तथा सल्फर पत्थर उत्पाद इसके संदर्भ में। फिर आता है वित्त वर्ष 2023 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में चीन से क्या प्रमुख आयात किया गया, जिसमें पहला आता है विद्युत मशीनरी, परमाणु उत्पाद और कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और उसके लेख और लोहा और इस्पात सहित उनके उत्पाद इसमें शामिल किए गए। व्यापार घाटे को रोकने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में कौन कौन सी पहलें की गई हैं, जिसमें आयात को कम करने के संदर्भ में कौन कौन सी पहलें हैं, जिसमें के अंतर्गत आता है सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध। जैसे भारत ने कुछ उत्पाद जैसे कई चीनी एप्लीकेशन, बिजली और उपकरणों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आयात के संदर्भ में। फिर निर्यात में वृद्धि में जैसे उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन हुआ है। इसके तहत सरकार भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादों की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। फिर आता है मेक इन इंडिया में। इसका उद्देश्य भारत को दुनिया में विनिर्माण केंद्र का हब बनाना होता है। इसके संदर्भ में विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने के संदर्भ में 2020 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने भारत में वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए 12 क्षेत्रों की पहचान की है। इसके संदर्भ में व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे। 4 पॉइंट में से कौन है कौन नहीं है इनके बारे में 4 या 6 पॉइंट दे दिए जाते हैं कि केवल 1 सही है, केवल 2 या 3 सही है,
या फिर ये दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कि 2 कथन सही हैं, 3 कथन सही हैं, 4 कथन सही हैं, इन सब के बारे में देते हैं। जैसे व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले में कारक में आते हैं, पहला आता है सीमा विवाद, दूसरा लोगों को भावनात्मक विचार, तीसरा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और चौथा आता है मांग और आपूर्ति इसके संदर्भ में। फिर आता है इसमें आंग की राय में क्या भविष्य के लिए हो सकती हैं, जैसे आत्मनिर्भर होना, इलेक्ट्रिक एपीआई आदि के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है। वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। दूसरा आता है बाजार पहुंच होनी चाहिए। तीसरा आता है आयात प्रतिस्थापन और चौथा आता है भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक होती है। यदि हम भारतीय उत्पादों की लागत प्रभावशीलता बढ़ाते हैं तो चीनी उत्पादों की मांग को रोका जा सकता है इसके संदर्भ में। अब आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में आयातित वस्तुओं को लगाया जाना है। इसमें भारत की माल डंपिंग और उसके कारण उत्पन्न व्यापार को विकृत करने वाली उपजी स्थिति को सुधारने के लिए आरोपित किया जाता है। डंपिंग एक अनुचित व्यापार प्रथा होती है। यह तब देखने को मिलता है जब किसी देश द्वारा किसी अन्य देश को माल निर्यात किया जाता है और उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी के संदर्भ में काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? यह एक शुल्क का एक विशिष्ट रूप होता है जो सरकार आयात सब्सिडियों के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करके घरेलू उत्पादों को बचाने के लिए लगाती है। तो ये इसके संदर्भ में। अब आता है चीन से निवेश के संदर्भ में कि चीन से क्या क्या निवेश होता है। हाल ही में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी पोर्टफोलियो में तेजी से वृद्धि हुई है तथा यह एफपीआई के रूप में अंतर्बाह्य अधिक है जो चिंता का प्रमुख कारण है तथा यह निवेश मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी स्टार्टअप खंड से संबंधित है इसके संदर्भ में। निष्कर्ष के तौर पर भारत और चीन के व्यापार संदर्भ में देखते हैं कि भारत को व्यापार घाटे को कम करने के लिए रणनीतिक नीति बनानी चाहिए। साथ ही उसे चीन के समक्ष विषम व्यापार घाटे के बारे में अपनी चिंताओं को उठाना चाहिए ताकि व्यापार पहुंच के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें इसके संदर्भ में। अब पढ़ते हैं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंधों के बारे में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंध में सुर्खियों में क्यों रहा है? सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत और यूएसए के व्यापार संबंध के बारे में। जैसे इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2005 में की गई थी तथा इसमें व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ा हुआ द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का यह एक मंच है तथा टीपीएफ एक के तहत कृषि, गैर कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा सहित 5 व्यापक क्षेत्रों का कार्य समूह होता है। ये सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति समंच की 13वीं पंत्रि स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें बैठक के मुख्य परिणाम रहे। जिसमें पहली परिणाम रहता है कि बैठक में अमेरिका में लचीले व्यापार पर एक नए टीपीएफ कार्यकारी समूह के निर्माण पर बल दिया गया जिसका उद्देश्य अलग अलग मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता को घनिष्ठ बनाना है जो व्यापार सुविधा श्रमिकों को लाभान्वित करने और संधारणीय और समावेशी विकास को बढ़ावा देने सहित व्यापारिक संबंधों के लचीलेपन और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं इसके संदर्भ में। फिर भारत और यूएसए के व्यापार संबंध के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहे? जैसे कि 2021-22 में भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 119.42 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का था। चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है तथा 2023-24 से लगातार भारत शीर्ष निर्यात गंतव्य रहा है। भारत क्या निर्यात करता है और क्या आयात करता है यूएसए से? भारत में निर्यात किया जाता है जैसे पॉलिश किए गए हीरे, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, आभूषण, लाइट ऑयल और पेट्रोलियम, फ्रोजन झींगे तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि सामग्री भारत के द्वारा यूएसए को निर्यात किया जाता है। और भारत को आयात क्या किया जाता है? जैसे तेल, तरणीकृत प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, पुनर्चक्रित उत्पाद और स्क्रैप आयरन, बड़े बादाम आदि आते हैं। भारत और यूएसए के व्यापार संबंधों के बीच में देखते हैं कि आज़ादी के बाद एलपीजी के सुधारों के बाद तथा 2000 के बाद आज़ादी के बाद जैसे 1947 से 1991 में समाजवादी नीतियों के कारण व्यापारिक संबंध मजबूत नहीं थे और एलपीजी के सुधारों के बाद इसमें यूएसए से भारत में निवेश में वृद्धि हुई तथा 2000 बाद के से अभी हाल के समय तक व्यापार सुगम करने के लिए कई उपाय किए गए जिसमें व्यापार संबंधों में वृद्धि हुई है। व्यापार क्षमता का उपयोग करने के लिए की गई पहलें जैसे इंडिया यूएसए में कॉमर्शियल डायलॉग, दूसरा यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई, इंडिया यूएसए इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को स्थापित किया गया। यह भारत और यूएसए के संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई थी। इसमें भारत और अमेरिका के व्यापार का क्या महत्व रहा है? जैसे निर्यात के क्षेत्र में कि भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है। यह भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में से एक है।
निवेश के संदर्भ में निवेश अमेरिकी कंपनियां जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एप्पल, गूगल आदि और विदेशी संस्थागत निवेशों के रूप में भारत में भारी मात्रा में पूंजी का निवेश कर रही है। इसमें भारत में रोजगार सृजन में मदद मिली है। फिर आता है सूचना और प्रौद्योगिकी हब में संयुक्त राज्य अमेरिका सिलिकॉन वैली प्रेरणा से लेकर भारत आईटी हब के रूप में उभरा है। लोगों के मध्य संबंधों के संदर्भ में, विप्रेषण के संदर्भ में और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संदर्भ में इसमें किया गया। अब आता है इसके संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां रहीं, जैसे टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में कुछ कदम उठाए गए उसके संदर्भ में, तथा वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली के संदर्भ में स्थानीयकरण की नीतियां, डिजिटल टैक्स के संदर्भ में, बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेशल 301 एक रिपोर्ट प्राथमिकता निगरानी सूची में बना रहा है। इसमें भारत की पेटेंट संबंधी व्यवस्था, उच्च बौद्धिक संपदा चोरी दर, शिथिल व्यापार गोपनीयता संरक्षण के रूप में अमेरिकी चिंताओं का उल्लेख रहा है। इसमें पेशेवर तक पहुंच के लिए अमेरिका ने H1 वीजा की श्रेणियों को मानदंडों को कठोर किया हुआ है। इसके आगे के रूप में देखते हैं कि जैसे विवाद का समाधान होना चाहिए, आपसी विश्वास व सहयोग होना चाहिए और बाधाओं को कम करने के संदर्भ में यह आगे की राय को दिखाया गया। इसमें महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों की पहल के संदर्भ में है कि हाल ही में ICT मतलब इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने के द्वारा एक उद्घाटन संवाद आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में एक अनूठी पहल की गई है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में साझेदारी का विस्तार करना होता है। इसके इम्पोर्टेंस में आता है कि यह वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार और योगदानकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भागीदारी में महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह विघटनकारी डोमेन से सीधे संबंधित है जो अगली औद्योगिक क्रांति और भविष्य के युद्ध के केंद्र में है और भारत के गहन प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नए बाजार को खोलती है, चूंकि यह आज ज़्यादातर महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग वाली है और इसमें दोनों देशों के नवाचार परिवेश को बढ़ावा मिल सकता है। यह अमेरिका द्वारा मौजूदा नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने का मार्ग प्रशस्त भी करती है। ICT के क्षेत्र में सहयोग में जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के संदर्भ में क्वांटम एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा नवाचार, अंतरिक्ष, अर्धचालक के रूप में और उन्नत टेलीकॉम जिसमें 6G जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी, इसके संदर्भ में दिखाया गया है। अब पढ़ते हैं लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासी के संदर्भ में सुर्खियों में क्यों रहा है। पहले नंबर तो भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में पढ़ते हैं कि यह क्या कब मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारत वापस आए थे। उनकी स्मृति में मतलब यह दिवस मनाया जाता है और तथा प्रथम PVD मतलब प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन 9 जनवरी 2023 को किया गया और 2015 में हर 2 साल में आयोजित करने के लिए इसमें घोषणा की गई। अब पढ़ते हैं सुर्खियों में क्यों रहा है। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन लैटिन अमेरिकी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करने पर केंद्रित था। सम्मेलन में इस क्षेत्र में भारतीय मूल के 2 राष्ट्रपतियों ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया है। इससे संबंधित तथ्य में आता है कि भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में की प्रमुख थीम रही कि प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार होंगे तथा PVD के तहत प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा और जिसका उद्देश्य भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव तथा संबंधों को मजबूत करने में मदद करने में एक मंच प्रदान करना होता है। अब आते हैं लैटिन अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा के संदर्भ में 19 से 20 शताब्दी के बीच में और 1960 से 1970 के बीच के दौरान 1920 से 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को चीनी बागानों पर काम करने के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम तथा जमैका जैसे देशों में लाया गया था तथा 1960 से 70 के दशक में देखते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए लैटिन अमेरिका लाए गए थे। अब आता है कि इसके संदर्भ में क्या क्या भारतीय प्रवासियों का योगदान रहा लैटिन अमेरिका में, जैसे जनसांख्यिकी के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग रहा। जिसमें जनसांख्यिकी के संदर्भ में देखते हैं कि जैसे लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की स्थिति एक देश से दूसरे देश में अलग अलग है। त्रिनिदाद, सूरीनाम और गुयाना की आबादी भारतीय प्रवासियों का बड़ा हिस्सा है तथा कालांतर में भारतीय प्रवासियों और पेशेवरों द्वारा इस क्षेत्र में अन्य देशों के प्रवासन के किया गया, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम रही।
राजनीति के संदर्भ में भी, जैसे उदाहरण के तौर पर क्रिस्टीन कंगालू त्रिनाद के और टोबैको के राष्ट्रपति हैं तथा इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं तथा चांद संतोषी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। यह पॉलिटिकल के संदर्भ में। फिर आता है कल्चरल के संदर्भ में कि यह प्रवासी भारतीयों में लैटिन अमेरिका की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में नए आयाम जोड़े हैं और इन नवीन आयाम में संगीत, अलग अलग धार्मिक विश्वास, नई शब्दावली, नृत्य, फैशन और कला और त्यौहार आदि इसमें शामिल किए गए। अर्थव्यवस्था में, जैसे वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में कि भारतीय प्रवासी समुदाय इस क्षेत्र में एक मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में उभरे हैं। अब इसमें इसका इम्पोर्टेंस आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है भारतीयों के लिए, भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि पहला कि ये ब्रांड इंडिया का पहचान को मजबूत करने में मदद करते हैं। दूसरा, यह प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए विप्रेषण सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तीसरा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सेतु, मध्यस्थ, सुविधा प्रदाता, लॉबी तथा पथ प्रदर्शक समूहों के रूप में कार्य करते हैं तथा तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण और वित्त के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसमें विप्रेषण जो आया हुआ है, जो सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, तो विप्रेषण क्या होता है? विप्रेषण एक उस तरीके का धन को संदर्भित करता है जो आमतौर पर विदेशों में किसी भी अन्य पक्ष को भेजा या स्थानांतरित किया जाता है। जैसे विदेशों में रह रहे लोगों द्वारा अपने मूल देश के सगे संबंधियों को भेजे गए पैसे को विप्रेषण कहा जाता है। विप्रेषण वायर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली और ड्रॉप्ड चेक आदि के माध्यम से भेजा जाता है, तो यह विप्रेषण के संदर्भ में। अब आते हैं प्रवासी भारतीयों के साथ प्रभावी संलग्नता में चुनौतियां क्या क्या रही हैं। पहला तो ये कि पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में, कि विदेशी मामलों में स्थानीय समिति के अनुसार देश के विकास में प्रवासी भारतीयों में सामाजिक और आर्थिक योगदान के बावजूद अभी भी उनसे संबंधित एक स्पष्ट नीति का अभाव है। दूसरा आता है सीमित जुड़ाव। तीसरा आता है प्रवासी भारतीयों पर डेटाबेस। चौथा आता है शिकायत निवारण के लिए कई पोर्टल। फिर आता है घरेलू मुद्दे इसके संदर्भ में, जैसे घरेलू मुद्दे में सरकार कई घरेलू मुद्दे जैसे निर्धनता, विकास कार्यों आदि में ज़्यादा ध्यान दे रही है और इसके परिणाम स्वरूप प्रवासी भारतीयों के साथ संलग्नता में बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सीमित संसाधन, जैसे भारत के पास एक विशाल प्रवासी समूह और इसके कारण इनकी जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। अब आता है प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव के लिए कई पहलें स्टार्ट की गई, जिसमें 2016 में विदेश मंत्रालय में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विलय किया गया, जिसमें इस कदम का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को, रहने वाले भारतीयों को प्रोत्साहित करना तथा उसे सुव्यवस्थित समर्थन प्रदान करना है। विदेशों में भारतीय समुदायों द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी राष्ट्रों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते किए गए। तीसरा कि यह भारत को जानो कार्यक्रम जैसे 2013 में स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय मूल के छात्रों और युवा पेशेवरों को भारत आने और अपने विचार, उम्मीदों, अनुभव साझा करने तथा समकालीन भारत के साथ निकटता से जुड़ने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना है। फिर आता है जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2017 में। इस विधेयक के पारित होने के बाद यह विदेशी मतदाता को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रॉक्सी द्वारा अपने वोट डालने की अनुमति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत वे अन्य पहले आती हैं कि प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम जो 2012 में शुरू किया गया था, ई माइग्रेट का सिस्टम 2014 में, प्रवासी कौशल विकास योजना जो 2017 में शुरू की गई और महिलाओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन 2021 इत्यादि इससे संबंधित अन्य पहले हैं। अब आगे की राह में देखते हैं, जैसे नीति निर्माण होना चाहिए। फिर दूसरा आता है प्रवासी भारतीयों पर डेटाबेस और जुड़ाव के लिए प्रोत्साहन इसके संदर्भ में, जिसमें ये जो आता है भारत के लिए भारतीय डायस्पोरा का महत्व क्या है, इसको एक बार देखते हैं। जैसे विप्रेषण विश्व बैंक के माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट के ब्रीफ के अनुसार भारत में अनुमानित रूप से 2022 में विप्रेषण के जरिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। राजनीतिक समर्थन के संदर्भ में कि भारतीय डायस्पोरा यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, गुयाना आदि कई देशों में राजनीतिक तौर पर बहुत अधिक सशक्त है। सॉफ्ट पावर में यह भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रेन गेन, यह भारतीय डायस्पोरा सहयोग, साझेदारी और अन्य पहलों के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को भारत वापस ला सकता है। व्यापार और कौशल के संदर्भ में कि भारतीय डायस्पोरा निवेश को सुविधाजनक बनाते हैं और साथ ही उसे आगे बढ़ाते हैं, औद्योगिक विकास में तेजी लाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब पढ़ते हैं भारत और यूएन पीस कीपिंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति के बारे में, इसके बारे में जिसमें सुर्खियों में क्यों रहा। भारत ने अभी में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन की में महिला शांति रक्षक सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। अभी सूडान और साउथ सूडान को विभाजित करने वाली सीमांकन रेखा के निकट है और इस टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अभी में शामिल भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में तैनात किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का महत्व के संदर्भ में जैसे वैश्विक शांति और सुरक्षा, लागत प्रभावी, बोझ साझा करने को बढ़ावा देना, हिंसक उग्रवाद का मुकाबला और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना इसके संदर्भ में।
फिर आता है जैसे यूएन पीस कीपिंग का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या। इसकी मुख्य विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि यह दुनिया भर में शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल है। दूसरा आता है कि किसी देश में पीस कीपिंग मिशन भेजने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिया जाता है और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सचिवालय उक्त मिशन के लिए विस्तृत रणनीति विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा आता है संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में अनुरोध किया जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र कमान के तहत सैन्य और पुलिस कर्मियों को योगदान करें और जिसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र की निधि से भुगतान किया जाता है। चौथा आता है संयुक्त राष्ट्र 1948 में अपने पीस कीपिंग प्रयासों की शुरुआत तब की थी जब उसने पश्चिम एशिया में सैन्य पर्यवेक्षणों को तैनात किया था। और फिफ्थ नंबर का आता है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके संदर्भ में यूएन पीस कीपिंग के सिद्धांत के अंतर्गत इसके 3 बुनियादी सिद्धांत होते हैं। जैसे यूएन पीस कीपिंग के अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग है, जिसमें पहला पक्षकारों की सहमति, दूसरा निष्पक्षता और तीसरा आत्मरक्षावादी देश के पालन का छोड़कर बल का प्रयोग न करना है। पीस कीपिंग में मुख्य भूमिका के संदर्भ में जैसे पहले कि कानून के शासन और सुरक्षा संस्थानों का निर्माण करना, दूसरा संघर्षों का रोकना, तीसरा महिलाओं को सशक्त करना, चौथा नागरिकों की सुरक्षा करना, पांचवा क्षेत्रों के समर्थन प्रदान करना तथा मानवाधिकार को बढ़ावा देना। इसके संदर्भ में इससे संबंधित जानकारी में आता है कि 2028 में यूएन पीस कीपिंग के मुख्य उद्देश्यों में पहला कि सैन्य टुकड़ियों में सेवारत महिलाओं की संख्या को 3 गुना कर दिया तथा गठित पुलिस इकाइयों में सेवारत महिलाओं की संख्या को 2 गुना कर दिया। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अधिक सैनिकों का अर्थ है कि कम नागरिक मृत्यु, कम हिंसा और स्थायी शांति के उच्च अवसर होने चाहिए तथा यूएन पीस कीपिंग फोर्स लागत प्रभावी है क्योंकि इसका बजट वैश्विक सैन्य खर्च के 0.5% से भी कम रहता है। इसके संदर्भ में क्या क्या संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां रही हैं। जैसे चुनौतियों में पहली चुनौती आती है सशस्त्र संघर्ष की बढ़ती प्रगति, दूसरी आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, समन्वय आता है, फिर सीमित संसाधन और सुरक्षा से संबंधित खतरे इसके संदर्भ में, स्थानीय समर्थन का अभाव और प्रशिक्षण का अभाव इसके संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का क्या क्या योगदान रहा है, किसके क्षेत्र में रहा है। जैसे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। इसमें भारत में किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक कार्मिकों का योगदान दिया है। 1948 के बाद से दुनिया भर में स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 49 में अपनी सेवा दी है। भारत 5वां सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता देश है और भारत ने 13 संयुक्त राष्ट्र स्थापना मिशनों में से 8 में 5323 कर्मियों में के जरिए अपना योगदान दिया है। भारतीय शांति रक्षक सैनिक समुदायों को चिकित्सा देखभाल और पशु चिकित्सा सहायता तथा इंजीनियरिंग सेवाओं जैसी कई सेवाएं प्रदान की हैं तथा संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत की भागी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित किया है। साथ ही इस भागीदारता के जरिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखता है। इसके शांति स्थापना के संदर्भ में भारतीय महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही। जैसे भारत की महिलाएं शांति रक्षकों में कांगो, लाइबेरिया, दक्षिणी सूडान और हैती सहित कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं। 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में एक प्रमुख टुकड़ी तैनात करने वाला पहला देश बन गया था तथा 2014 में जम्मू कश्मीर पुलिस की भारतीय पुलिस अधिकारी शक्ति देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस शांति रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में तैनात थी। इसके संदर्भ में आगे की राय में देखते हैं कि मजबूत प्रतिबद्धता होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सामुदायिक जुड़ाव होना चाहिए, उचित संसाधन होने चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए तथा हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए जो कि सेना और पुलिस का योगदान करने वाले देशों को सभी चरणों में और मिशन योजना में सभी पहलुओं में पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में क्या क्या सुर्खियां रही हैं। जैसे एशियाई प्रशांत डाक संघ के बारे में। एशियाई प्रशांत डाक संघ क्या है इसके संदर्भ में, जैसे इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। यह भारत में 4 वर्षों के कार्यकाल में APPU महासचिव का पदभार ग्रहण करेगा तथा यह एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को विस्तारित करना, सुविधाजनक बनाना और सुधार करना है। इसके अलावा यह संगठन डाक सिक्कों के क्षेत्रों में सहयोग, सदस्य देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देता है तथा इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एकमात्र सीमित संघ होता है जो UPU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में होता है। इसके संदर्भ में यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक के बारे में विस्तृत पर चर्चा करते हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।